हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 10 था, ठीक है। और इसको कंटिन्यू करेंगे। 60 क्वेश्चंस इसके हो गए थे। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो वीडियो है, इसमें पूरा करेंगे 61 से करेंगे 140 तक। तो इस टेस्ट को मिला के टोटल 10 टेस्ट हम लोग कर लेंगे जीएस वर्ल्ड के। इसके बाद इसको वाइंड अप करके पीसीएस मंत्रा की शुरू करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए जल्दी से। 60 तक हो गया था। 61 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ पूछा है। इस पे तो आप लोग मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी लिख चुके हैं, तो अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम लोग मेनली 3 वीटो शक्तियाँ पढ़ते हैं राष्ट्रपति की। पहली शक्ति जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी सस्पेंसिव वीटो। और तीसरी ये जो जिसे जेवी निषेध अधिकार बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं, है ना, यही पढ़ते हैं। चौथी वीटो होती है क्वालिफाइड वीटो, बट वो यहाँ पे नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान ने क्वालिफाइड वीटो राष्ट्रपति को नहीं दिए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एब्सोल्यूट वीटो। ये एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो शक्ति का प्रयोग ये जो है संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जा सकता है। वीटो का अल्टीमेट पर्पज रहता क्या है? राष्ट्रपति के पास ये जो वीटो शक्तियाँ हैं, किसी भी बिल पर अपनी सहमति नहीं देना, या फिर अपने पास रख लेना, या फिर उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति नहीं दिया जाना, यही सब बातें होती हैं वीटो पावर में। तो पहली बात सही है। दूसरी दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, राष्ट्रपति द्वारा मनी बिल के संबंध में निलंबनकारी ये जो वीटो, सस्पेंसिव वीटो जो है, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मनी बिल लिखा हुआ है, तो ये बात गलत है। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। हम लोग यहाँ पे 2 संविधान संशोधन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 का, और 44वां संविधान संशोधन 1978 का। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इस संविधान संशोधन ने प्रेसिडेंट के क्या किए थे, प्रेसिडेंट के पंख कतर दिए थे, है ना। और ये बात यही लिखी है कि मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया, यानी राष्ट्रपति जो भी करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। तो ये जो राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर थी, ये तो खत्म हो गई 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से, कि ठीक है, जो भी सुझाव रहेगा मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति साहब उसको एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। बस इतना था यहाँ पे। तो 44वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था, यहाँ पे पुनर्विचार के लिए एक बार भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये जो सुझाव बाध्यकारी बनाया था, ये 42वें संविधान संशोधन से बना था, 44वें से नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे देखिए, ऐसा मंत्री जो किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है। तो ये बात गलत है। देखिए, अगर सांसद है, कोई मेंबर सांसद है तो वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है। वोट देने के लिए उस मेंबर को उस सदन का मेंबर होना चाहिए। जैसे हम सांसद हैं राज्यसभा से, तो हम लोकसभा में जाके बैठ के वहाँ पे कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान हम वहीं पे कर सकते हैं जिसके हम सदस्य हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों बातें गलत हो गई, यहाँ पे डी हो जाएगा। 63 देखिए, राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है, ये बात तो गलत है। यहाँ पे किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये पीएम डिसाइड करता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता है। दूसरी बात लिखिए, कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है, तो ये ठीक है, कार्य संचालन के संबंध में नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। तो यहाँ पे आधी बात गलत है, आधी बात सही है, तो पूरा गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की अनुशंसा पर करता है, ये बात ठीक है। डिसाइड कौन करता है? कॉलेजियम डिसाइड करता है कि कौन जज रहेगा, कौन नहीं रहेगा। कुल मिला के यहाँ पे एक लिस्ट में नाम लिखे रहते हैं, ये लिस्ट जाती है कहाँ पे? प्रेसिडेंट के साहब, वो इस पर मोहर लगा देते हैं, इसी को नियुक्ति बोलते हैं। केवल 2 हो जाएगा। 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिकरण को जोड़ा गया था? आसान सा क्वेश्चन है। अधिकरण हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इसमें भी मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं, याद आ रहा है? जिन्होंने लिखा होगा उसको तो याद आ ही रहा होगा। 323 ए पढ़ते हैं हम लोग, 323 बी पढ़ते हैं, है ना। 2 आर्टिकल हैं इसमें। इसमें प्रशासनिक मामलों के यहाँ पे अधिकरण बनाए जा सकते हैं, और 323 बी में अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी सेवा संबंधी जो अधिकरण होते हैं वो 323 ए से बनते हैं, जैसे कैट हुआ। और सेवा के अतिरिक्त जो यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स हैं, या फिर और किसी मैटर से रिलेटेड है ट्रिब्यूनल्स, वो 323 बी के अंतर्गत आते हैं। तो ये काम हुआ था
42वें संविधान संशोधन से एक अलग से पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट नंबर 14A। 65 है, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी, को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? आसान सा क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन से 1978। राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया लीगल राइट में, ठीक है, विधिक अधिकार हो गया और इसको शिफ्ट किया गया आर्टिकल 300A में। ये भी कई बार पूछा गया है, खैर बहुत स्टैटिक क्वेश्चन हो गए बट काम आ जाता है। चलिए यहाँ पे समिति को अध्यक्ष से मिलाइए। कार संचालन समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी, ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी ये जो एडॉक कमेटी हुआ करती थी इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन में लिखा है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसको चेयर किया जाता था P पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। और ये जो क्रेडेंशियल समिति है इसको चेयर करते थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। पॉज कर लेना, मिला लेना, इसको मिला लेना, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 67 देखिए, किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? कुछ करंट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है ये, किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया? मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। 69 देखिए यहाँ पे, भारत 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। इसको चेयर भारत कर रहा है 2022-23 सत्र के लिए। अब तो कर भी चुका है ना। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसका पर्पज लिखा है कि ये जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप है इसका पर्पज क्या है? इस पहल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सपोर्ट करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया, ठीक है। दोनों बातें सही हो जाएंगी यहाँ पे। 70 देखिए, 25वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर। ये तो हो भी चुका है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ यहाँ पे पुराने भी हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को प्रिंट किया गया था दिसंबर के मंथ में, है ना, दिसंबर के मंथ में। तो दिसंबर का मंथ बहुत पुराना तो नहीं बोला जा सकता है, इम्पोर्टेंट ही है। बाकी जो PCS मंत्रा करेंगे तो उसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 71 में, हाल ही में मुंबई में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की गई है। तो ये मुंबई नहीं है, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, पहली बात गलत है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार, नॉलेज पार्टनर और इस संवाद का मुख्य आयोजक है, ठीक है, दूसरी बात सही है। सॉरी यहाँ पे गलत पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नहीं पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। 72 है, अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ ली है? मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की ये नए PM है। 73 में, किसने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? कौन है CEO KVIC के? विनीत कुमार करेक्ट आंसर है, ठीक है। 74 है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया है, ठीक है। तो ये होदी शिल्प जो है ये अंडमान निकोबार की है, ठीक है, GI टैग इसको मिल भी गया है। पहली बात सही है, होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। GI टैग के बारे में अगर बात करें तो GI टैग देता कौन है, प्रोवाइड कौन करता है? हम लोग GI टैग रजिस्ट्री पढ़ते थे, है ना, GI रजिस्ट्री। और ये रजिस्ट्री कहाँ पे है? ये चेन्नई में है, ठीक है। और इसी से संबंधित एक अधिनियम भी है, एक एक्ट भी है 1999 का, 1999 का, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन वाला। चलिए देखिए 75, कहाँ पर 22वां FIFA पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? ये तो हो चुका है अब, कतर करेक्ट आंसर है। 76 से, किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई? ड्रोन के माध्यम से पशुओं के लिए टीकों की सप्लाई की गई है, ये तमिलनाडु द्वारा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश द्वारा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 77 देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मिस्र में इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया,
ठीक है, ये कैंपेन शुरू किया गया मिस्र में, और मिस्र में क्या हुआ था, COP27 है ना, COP27 में ही इसको लॉन्च किया गया, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। COP27 कहाँ पे हुई थी, यहीं तो हुई ना, मिस्र में। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं के स्थायी जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी बात सही है। हम लोग एक कैंपेन पढ़ते थे ना, लाइफ, इसका फुल फॉर्म क्या था, मोदी जी ने जो दिया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, है ना, दोनों बातें सही हैं। 78 देखिए, हाल ही में किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2022 की ये जो मीटिंग हुई है G20, इंडोनेशिया में हुई है, और 2023 की बताइएगा कमेंट करके। 79 देखिए, किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया, बताइए। ये पढ़ा हुआ था, सारे क्वेश्चंस तो पढ़े हुए थे। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। 80 देखिए, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। इनका नाम है शरद कमल अचंता, ठीक है, बी ऑप्शन। 81 देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर शेर और शेरनी है। ये जो फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव है, इसका शुभंकर तूफान और तूफानी है, ठीक है, शेर और शेरनी नहीं है, पहला गलत है। इसको लॉन्च किया गया PM मोदी द्वारा, ये बात सही है, केवल 2 हो जाएगा। चलिए 82 में क्या है, हाल ही में डॉक्टर माधव हाड़ा को वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। इनका नाम याद रखना, 22वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा, ये राजस्थान से, ये राजस्थान से। और इस पुरस्कार को देता कौन है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है इसको, दोनों सही है यहाँ पे। 83 देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ये जो जहाँ पे होंगे होंगे लिखा है ना, तो यहाँ पे थे कर लेना, ठीक है। ये गुयाना के प्रेसिडेंट थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 में हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रोफेसर रतनलाल को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये जो राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया, ये प्रोफेसर रतनलाल को नहीं दिया गया, रमेश अरोड़ा को दिया गया। यह अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से दिया जाता है, ठीक है, दूसरी बात सही है, रमेश अरोड़ा याद रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, 85 में हाल ही में कहाँ पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। ये नवंबर 2022 में आयोजन इसका हो चुका है, शारजाह में। शारजाह कहाँ पे है, UAE में, ठीक है। 86 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया। एडवर्ड M कैनेडी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसे ट्राइफेड के नाम से हम लोग पढ़ते रहते हैं, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी। 88 देखिए, कौन सा सही है बताइए, केंद्रीय भंडारगार निगम की स्थापना, ठीक है, 1957। दूसरा ऑप्शन है FCI, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, ठीक है। सी ऑप्शन में कृषि मूल्य आयोग, जैसे हम लोग CACP पढ़ते हैं, वैसे CACP अलग कमीशन है, इसी का पुराना नाम था कृषि मूल्य आयोग। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है। 1985 में जो स्थापना की गई थी, ये CACP की गई थी, तो इस वजह से ये गलत हो गया, जो अनमैच्ड है, ठीक। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो टारगेटेड, क्या बोलते थे इसे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS बोलते थे ना, इसका आरंभ 1997 में। सभी बातें सही हैं, C को छोड़ के। 89 देखिए, पनामा रोग से ग्रसित होने वाली फसल कौन सी है। पनामा रोग, हाँ, PCS RO में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कृषि से रोग वगैरह 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो कहीं पे मटेरियल मिले तो उसको कर लेना। पनामा रोग होता है बनाना में, केला में, ठीक है। 90 है, वर्षा ऋतु की फसल क्या है। अब इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं होगा यार। रबी की फसल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, गेहूँ पढ़ते हैं, मटर पढ़ते हैं, चना पढ़ते हैं, और इसको ठंडी में बोया जाता है ना, ठंडी में बोते हैं और गर्मी में काटते हैं। तो रबी की फसल जो है, ये तो शीत ऋतु वाली फसल हुई है ना, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जहाँ से बुआई शुरू होती है, उसी को
वही नाम दिया जाता है। जैसे रबी की फसल को शीतकाल में यहाँ पे बुआई होती है तो इसे शीत ऋतु की फसल बोलते हैं। और जब रबी फसलों की कटाई हो जाती है तो इसके बाद शुरू होता है कौन सी फसल? जायद की फसल, है ना। इसलिए जायद को ग्रीष्मकाल की यहाँ पे फसल बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन फसल। और खरीफ की फसलों में तो अच्छी तरीके से परिचित हैं आप लोग। सबसे बड़ी जो फसल है चावल है इस सीजन की। चावल हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, और इसके साथ साथ कुछ दालें भी हुई, जैसे उड़द की दाल। यानी उड़द जो है ये खरीफ की फसल है और इसकी बुआई होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, वर्षा ऋतु में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 91 देखिए, फलों के राजा आम के संदर्भ में बताइए। पहली बात लिखिए, आम का वानस्पतिक नाम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, एनाकार्डियेसी कुल का है। सही बात है। बी ऑप्शन में, आम के वृक्ष में द्विलिंगी एवं एक लिंगी नर पुष्प जो हैं एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। ये नई बात है तो ध्यान रखना, हम लोगों के लिए नहीं पता होता है फैक्ट। आम में विटामिन कौन सा है? विटामिन ए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे विटामिन सी लिखा है तो इसको देख के गलत मत कर देना कि विटामिन ए होता है आम में। नॉर्मली हम लोग विटामिन ए पढ़ते हैं ना आम में। विटामिन सी भी यहाँ पे, विटामिन सी की भी रिचनेस है और विटामिन ए की भी रिचनेस होती है आम में। तीनों बातें यहाँ पे सही हैं तो सभी सही हो जाएगा। 92 देखिए, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय के बारे में बताइए। नेशनल इनकम क्या होती है? एक गिवन टाइम फ्रेम में जो भी यहाँ पे अंतिम वस्तुएं हैं और अंतिम सेवाएं हैं, यानी गुड्स और सर्विस का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही यहाँ पे नेशनल इनकम हो जाएगी। डी ऑप्शन देखिए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। 93 देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? सरकार का रेवेन्यू कौन कौन सा है? ब्याज से जो रिसिप्ट मिल रही है, ब्याज से जो पैसा आ रहा है ये भी रेवेन्यू है। कर से जो पैसा आ रहा है ये भी सरकार का रेवेन्यू है। सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश ये भी सरकार का रेवेन्यू है ना। डी ऑप्शन में लिखा है अल्प बचत, तो ये जो सेविंग्स हैं ये रेवेन्यू में नहीं आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 94 है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के संदर्भ में बताइए। पहली बात लिखिए, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कर्ज धारकों के लिए अनुकूल होती है। कर्ज धारक यानी जिन्होंने लोन ले रखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन में होता क्या है, यहाँ पे करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है। यानी पहले जो 10 रुपये में 2 आइटम आते थे, आज के समय में वर्तमान में वही 10 रुपये में 1 आइटम आ रहा है। तो कर्ज धारक ने कर्ज लिया कब था? इस समय पे जब 10 रुपये में 2 आइटम मिल रहे थे। और इसी कर्ज धारक को लौटाना कब है पैसा? जब 10 रुपये में 1 ही आइटम मिल रहा है। तो फ़ायदा हुआ ना कर्ज धारक को, तो क्योंकि ये वाला जो पैसा है 10 रुपये में 1 ही वस्तु मिल रही है, ये तो उसको वापस करना है। ये जो कम क्रय शक्ति वाली करेंसी है इसको तो उसे वापस करना है ना, तो ये इसी के अनुकूल रहेगी। तो पहली बात बिल्कुल सही लिखी है। इसको कभी कभी दूसरी भाषा में भी लिख के पूछा जाता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कर्ज देने वाले के लिए प्रतिकूल होती है, तो ये बात भी सही है। समझ आया। और यही बात बॉन्ड धारकों के लिए यहाँ पे अपोजिट हो जाती है, तो यहाँ पे प्रतिकूल लिखा हुआ है। दोनों बातें यहाँ पे सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। 95 है, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं किस नाम से जानी जाती है? और अगर लोन की बात करें तो लोन आरबीआई देता भी है और लोन आरबीआई लेता भी है। लेता और देता किसको है? अदर बैंक को, है ना। और भी इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर अदर बैंक को यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और जिस दर पर दूसरे बैंकों से आरबीआई लोन ले रही है ना, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 96 देखिए, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं ना, बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि सही हो जाए। बट यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन ईजी हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो सबसे लेटेस्ट ही है ना, तो 2016 आप इसको लगा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये 99 की योजना है, स्कीम है। बीमा ग्राम योजना, इसको अलग से पूछा जाता तो बहुत कठिन हो जाता उत्तर लगाना। 2002 की स्कीम है। ठीक है, और आम आदमी बीमा योजना है 2007 और 8, इसको मिला लेना, 2143 हो जाएगा। 2143 सी ऑप्शन। 97 में उत्पाद हैं और स्रोत हैं।
तो कुनैन तो हम लोग पढ़ते रहते हैं छाल से, है ना। तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन तो मिल गया। अफीम ये फल है, इसका सोर्स, फल जो है सोर्स है अफीम का। हींग का यहाँ पे सोर्स क्या है, ये रूट होती है, ठीक है, जड़। और रबड़ जो है ये तना हो जाएगा। चलिए 98 देखिए, फसल और प्रजाति। मैं फिर से बोल रहा हूँ, RO के लिए आपको ये जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन है इनको ठीक से लगा के जाइएगा, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे सरसों की जो प्रजाति है ये सही मैच है, बरोड़ा है। मटर की प्रजाति सपना है। मूंगफली की यहाँ पे जो प्रजाति है कौशल है। ये जो सूर्या है ये सूर्या अलसी की नहीं होती है, ये आलू की प्रजाति है, ठीक है। अगर जवाहर के बारे में पूछा जाए तो जवाहर प्रजाति होती है अलसी की। चलिए 99 देखिए, स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, ये तो SC ST और महिला एंटरप्रेन्योर जो हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों के उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन सही। 100 देखिए, यहाँ पे साख पत्र के बारे में पूछा है। साख पत्र एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये पेमेंट डॉक्यूमेंट होता है और ख़ासतौर से जब इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है तब ज़रूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ठीक है। इम्पोर्टर को ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आयातकर्ता के द्वारा। 101 में गेट कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था। इसका तो नया नाम WTO है, ये WTO में कन्वर्ट हो चुका है। गेट को हम लोग पढ़ते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था और 1948 से ये प्रभाव में आया था। और हेडक्वार्टर हम लोग इसका जेनेवा पढ़ते हैं, ठीक है, जेनेवा। डी ऑप्शन सही है। 102 देखिए, स्थापना वर्ष बताइए। यहाँ पे मैंने आप लोगों से एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन शायद पूछा था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, याद आ रहा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसी के। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 सही है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक IDBI बोलते हैं ना से, 97 ये भी करेक्ट मैच है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ये 63 का, ये भी सही है। सिडबी का हम लोग हेडक्वार्टर लखनऊ में पढ़ते हैं और इसकी स्थापना की गई थी 90 में। तो ये लाइन से सभी सही मैच है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पॉज कर लेना, इसको थोड़ा याद कर लेना। 103 उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, पान के लिए फेमस क्या है, महोबा। 104 है, गंगा के बाएं तट पर पहली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। और इसके बारे में खास बात क्या पढ़ते हैं हम लोग, जिम कॉर्बेट। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ से ये फ्लो होती है। 105 निम्नलिखित में से कौन से पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं। दादरा भी है, कटघोड़वा भी है, चौरसिया भी है, इसके अलावा नटवा भी पढ़ते हैं हम लोग, नटवरी भी पढ़ते हैं, है ना। धोबिया भी पढ़ते हैं, धोबिया तो बहुत फेमस है, धोबिया। सभी हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 देखिए, 106 में निम्नलिखित में से किसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता है। ताजेवाला बैराज हथनी कुंड बैराज को बोला जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाइए इनको, मिलाइए इनको, पेयर को मिलाइए। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे MNNIT बोलते हैं, ये तो प्रयागराज में है ना भाई, लखनऊ में नहीं है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर में नहीं है, ये हापुड़ में है, ठीक है, कानपुर गलत है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है, ठीक है, UP स्पेशल में कई बार पढ़ रखा है हम लोगों ने। इंडियन पल्सेस ये दाल वाला रिसर्च कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, कानपुर में ना। और कानपुर में जो जगह है वो कल्याणपुर है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी तीनों गलत मैच हैं। 108 देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। करेक्ट आंसर है लखनऊ प्राणी उद्यान, ठीक है। 109 है, UP परिवार कल्याण कार्ड योजना के संदर्भ में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कार्ड आधार की तर्ज पर 12 अंकों का होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। ये नंबर याद रखना, ठीक। यहाँ पे 12, 16, 18 करके पूछा जा सकता है। ये आधार में जितने नंबर है उतने ही नंबर यहाँ पे भी हैं। इस कार्ड की मदद से किसी भी योजना के अपात्र आवेदकों को आसानी से यहाँ पे चिन्हित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा।
110 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन SCO में मेंबर कितने हैं? टोटल 9 हो गए ना। अब ये नमा बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कौन सा है। पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित हुआ है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, पुराना करंट अफेयर्स है, वाराणसी। 111 देखिए, मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी बोन है, अस्थि है, ठीक है, जांग की जो हड्डी होती है फीमर बोलते हैं उसे। पहली बात सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। हैजा कैसा रोग है, बैक्टीरियल है या फिर वायरल है? बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, हैजा बैक्टीरियल डिसीज होती है। एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, ये बात गलत लिखी है, ये कवक के द्वारा होता है, ठीक है, कवक। तीसरा निकाल दीजिए, 1 और 2 हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है शुगर को, है ना, बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर लेवल को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। ये सोर्स इसका पूछा है, सोर्स डहेलिया की जड़ों से। बाकी ह्यूमन बॉडी में पेनक्रियाज है ही, है ना, पेनक्रियाज भी रिलीज करता है इंसुलिन को। 113 देखिए, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, केमिकल कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, सोडियम थायोसल्फेट, बी ऑप्शन सही है। 114 देखिए, थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। 114 में है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में होता है, ठीक है। सोडियम के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव धातु होती है ना, क्रियाशील धातु होती है। कारण में लिखा है धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है, धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है। ये जो सोडियम है ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, ऑक्साइड बनाती है। ये गलना जो लिखा है ये बात गलत है, कारण सही नहीं है, ये सही है केवल। 115, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए, उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करती है, और छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो ये जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल नहीं होगी, है ना, उसका आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ईजी है, चेन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी। 116 देखिए, जब आप टेलीविज़न चालू करते हैं उस केस में बताइए क्या होता है? अब इसका उत्तर सी ऑप्शन मत लगा देना कि दृश्य तुरंत आरंभ हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, कम स्पीड से चलती है, ठीक है। ये प्रिंसिपली तो ठीक ही है, लेकिन टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता है। टेलीविज़न में इस समस्या को दूर किया जाता है सिंक्रोनाइज़र के द्वारा। तो ये जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस दूर हो जाता है, ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आरंभ होता है टेलीविज़न में, ठीक, ये ऑप्शन सही है। 117, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया किस लिए जा रहा? सबसे पहली बात तो ये है कि छोटे को बड़े देखने के लिए, है ना, तो ये तो काट ही दो, बड़ा रहेगा उत्तर। और ये जो इमेज बनती है ये आभासी बनती है, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 118, प्रक्रम और उद्योग बताइए। ये तो बेसिक बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया है। भंजन हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम के लिए, प्रगलन पढ़ते हैं तांबे के लिए, हाइड्रोजनीकरण पढ़ते हैं ये फैट के लिए, खाद्य वसा के लिए, और बल्कनीकरण सबसे आसान तो यही था, है ना। COD से आप उत्तर लगा सकते थे अगर ए और बी भूल भी गए हैं तो। बल्कनीकरण जो है, बल्कनाइजेशन रबर के लिए, डी का 1 हो जाएगा, लेकिन डी का 1 सभी में है। सी का 4 दिख रहा, हाँ सी का 4 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 119 गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन, ये अच्छा क्वेश्चन है। गैसीय स्टेट में जो हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है एथिलीन। और एथिलीन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये प्लांट हार्मोन होता है ना, प्लांट हार्मोन। और फलों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। 120 निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस के हम लोग बी रूप भी पढ़ते हैं, सी रूप भी पढ़ते हैं, ये तो नॉर्मली होता रहता है। हेपेटाइटिस बी होता है तो तुरंत इसके साथ साथ पीलिया भी हो जाता है ना। नॉर्मली होता क्या है इसमें जो आपका लीवर है ना, लीवर यकृत, वो फैटी हो जाता है, सूजन आ जाती है। और सी टाइप का ये जो हेपेटाइटिस होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है, बचना मुश्किल हो जाता है। चलिए 121 देखिए, कथन जो है पहाड़ी क्षेत्रों गोइटर एक सामान्य बीमारी है, पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर एक सामान्य बीमारी है, ठीक है। इसका कारण है अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ आयोडीन,
पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे नहीं है, आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, घेगा रोग हो जाता है, गोइटर को घेगा रोग बोलते हैं। सही है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 122 है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल को कचड़ा से याद रखा कीजिए, है ना। ब्लड कहाँ पे फ्लो करता है, वेन्स में फ्लो करता है या फिर आर्टरीज में फ्लो करता है। तो वेन्स और आर्टरी की जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं, दीवार है, इन दीवार्स पे चारों तरफ एक कचड़ा जम जाता है, तो इनका जो ट्यूब का एरिया है वो कम हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ब्लड फ्लो के लिए, ये कम होता जाता है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, ये स्पेस कम होता जाएगा ब्लड फ्लो वाला, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप, है ना। ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी ट्यूब्स में, वेन्स में और आर्टरीज में। और इन सबको भी हम लोग अच्छे से पढ़ के रखें कि वेन्स क्या होती हैं और आर्टरीज क्या होती हैं। वेन्स को हिंदी में बोलते हैं सिरा और आर्टरी को बोलते हैं धमनी, ठीक है। और धमनी और सिराओं में हम लोग अच्छे से फ़र्क जानते हैं। धमनियाँ वो होती हैं, आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती हैं बॉडी के अंदर, और ये जो सिराएँ होती हैं, वेन्स होती हैं, ये अशुद्ध यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसको लंग्स तक पहुंचाती हैं, फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके फिर से शुद्ध हो सके। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जमता है ये आर्टरीज में जमता है, ठीक है, धमनियों में जमता है। चलिए 123 देखिए, ये भी आसान है, इसको लिख लीजिए EEG, ये ECG है, और ये EOG है, और ये EMG है। ये नाम लिखने का कारण ये है कि यहाँ से आराम से पता चल जाता है। C का मतलब कार्डिया है, तो कार्डिया यहाँ पे सीधा आप हार्ट से लगा देंगे, B का फुल लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन सही है। और ई का जो मतलब होता है इंसेफेलो होता है ना, शॉर्ट रूट वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं इंसेफेलो, इंसेफेलो यानी मस्तिष्क, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। और EOG जो है ये आँख से हो जाएगा, और MG यहाँ पे मसल हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। 124 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, समिट हुई, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। 5 जून को जो हम लोग पर्यावरण दिवस पढ़ते हैं वो यहाँ से आया है, स्टॉकहोम सम्मेलन से, ठीक है। रियो सम्मेलन एजेंडा 21 यहाँ पे स्वीकृत हुआ था, सही है, ये भी बात सही है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। इन्वायरमेंट पढ़े हैं ना ठीक से किताब। वार्सा सम्मेलन 2015 में नहीं 2013 में हुआ था। पेरिस जलवायु समझौतों को लागू करने पर सहमति, तो यहाँ पे दोनों बातें गलत लिखी हैं। वार्सा सम्मेलन 2015 में नहीं हुआ था, 2013 में हुआ था। और पेरिस जलवायु समझौतों को लागू करने पर जो सहमति बनी थी, एक काटोविस सम्मेलन में बनी थी, काटोविस सम्मेलन में 2018 में ऑर्गेनाइज हुआ था ये, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो गलत मैच है। चलिए 125 देखिए, राइजोफिल्ट्रेशन क्या है। राइजोफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से समझ में आ रहा है कि ये कोई टेक्निक है, उपचार की टेक्निक है। यह एक जल जैव उपचार की तकनीक है। इसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित कर जल को परिशुद्ध किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है, इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों एवं ज्वार नदमुखों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु किया जाता है। दोनों बातें ठीक है, याद रखना। राइजोफिल्ट्रेशन 126 है, जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया था या फिर दिया गया था, जिनके द्वारा, रेमंड F दासमैन, ठीक है, सी ऑप्शन। 127 सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य, ये जो टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम, ये मध्य प्रदेश में तो नहीं है, ये तमिलनाडु में, ठीक, गलत हो गया पहला। ओरांग जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये असम में है, ठीक है, असम में। सह्याद्री ये केरल में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। भद्रा बाघ अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। 128 देखिए, 10% के नियम का प्रतिपादक, 10% रूल याद आ रहा है, इन्वायरमेंट, पिरामिड, ये जो ट्रॉफिक लेवल हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, वो केवल 10% ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी डिसिपेट हो जाती है। करेक्ट आंसर है लिंडेमान। 129 सेंसस बताइए, शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले राज्यों का सही क्रम। प्रतिशतता में बताना है, परसेंट में बताना है।
तो जिसका एरिया छोटा होगा वही हो जाएगा पहले। तो वैसे तो गोवा में हम लोग पढ़ते हैं, गोवा में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शहरी जनसंख्या है प्रतिशत में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिज़ोरम, है ना, मिज़ोरम पढ़ते हैं, फिर तमिलनाडु पढ़ते हैं, फिर केरल पढ़ते हैं। 2-3 अगर फैक्ट भी याद है तब भी काम बन जा रहा है हम लोगों का। सी ऑप्शन में देखिए, मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, सी सही है यहाँ पे। 130वां क्वेश्चन, एवी सेंसस से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम 10 की वृद्धि, मिनिमम यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ के बारे में पूछा है। करेक्ट आंसर है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती की 10 की वृद्धि सबसे कम रही थी। 131 अगेन सेंसस, कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये सब तो आसान क्वेश्चन हैं। सेकंड, ठीक है, कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है देश में। 132 भारत में प्रजनन काल माना जाता है, ये बताइए प्रजनन काल 15 से 49 साल। ठीक है, 15 से 49 काल जो होता है ये प्रजनन काल होता है। 133 किसी नगरीय क्षेत्र की विशेषता के बारे में बताइए जो शामिल नहीं है। वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। ठीक है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, वहाँ नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड आदि स्थापित हो, ये भी ठीक है। और ये भी हम लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न ना हो। यहाँ पे जो इन्होंने ना लिख दिया, ये ना नहीं होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। 134 से एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, ऑप्शन से ही कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 400 लेके चलें, ठीक है, 400 यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया, 20% की इसको हानि पर इसने बेच दिया, मतलब कितने में बेचा, यानी इसने 320 रुपये में बेच दिया, है ना। 20% कितना हुआ, 80 रुपये हुआ ना, तो 320 में बेच दिया इसने। 400 की चीज़ 320 में बेच दिया तो इसको 20% की हानि हो गई। ठीक है, अभी बोल रहे हैं यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 अधिक होता। अभी विक्रय मूल्य कितना है, 320 है, 320 पे बेचा ना, वही तो विक्रय मूल्य होता है। अब बोल रहे हैं 100 ज़्यादा होता है, ठीक है, 100 ज़्यादा कर दिया तो इसमें 100 जोड़ दो, 420। अभी बोल रहे हैं 420 पर अगर ये बेचता तो ये 5% का लाभ हुआ होता। अब यहीं पे आपको सेटिस्फाई करा लेना है, 400 का क्रय मूल्य था, 420 पर बेचा है, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या 5% है इसका, बिल्कुल 5% है। परसेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन बेस प्राइस यानी 400 गुणा 100, तो ये कट गया, कितना हो गया, आप इसको काटोगे तो 5 आ रहा ना, यानी 5% हम लोगों ने सेटिस्फाई करा लिया। सी ऑप्शन सही है। तमाम तरीके से आप इसको कर सकते हो। 135 है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो ये तो खुद की बात कर रहा है ना, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, पिता हो जाएगा। 136 में क्या है, यहाँ पे भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत संख्या बताइए, यहाँ पे सिंपल डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 40 का ना, इन दोनों के बीच में ये 42 का दिख रहा है, इन दोनों के बीच में 38 दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में 36 दिख रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 422 की जगह 420 होता तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 42 हो जाता, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 40 हो जाता। अब सीरीज़ ठीक बन गई है, 42 फिर 2 घटा 40 फिर 2 घटा 38 फिर 2 घटा 36, तो यहाँ पे 422 की जगह 420 होना चाहिए था। ठीक, यानी गलती 422 में है, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है, मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट तक चला। ठीक है, यहाँ पे ए से बी तक चला दीजिए 5 फीट, फिर वह अपनी दाईं ओर 6 फीट चला, दाईं ओर। अब यहाँ पे है, ठीक है, ये जो मौली है यहाँ पे है, दाईं ओर का मतलब है आपको साउथ में आना है, 6 फीट चला दिया। फिर बाईं ओर चल रहा है, अब बाईं ओर कहाँ होगा, इस तरफ, 4 फीट हो गया। अंत में भाई फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला, फिर से चला दीजिए 6 फीट। अब भाई बिंदु बी से कितनी दूर है, बी से कितनी दूर है, साफ साफ दिख रहा है, इतना दूर है ना, इतना दूर है। और ये डिस्टेंस कितनी है, जितना ये है उतना ये है, 4 हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 है, प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही
काल, यहाँ पे काल अनुक्रम बताना है। बताइए। यूनानी, शक और कुषाण। आसान है, यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। 140 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, है ना। ये कहाँ पे है? ये जयपुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में। चलिए, तो ये हम लोगों ने 10 टेस्ट कर लिए यूपीपी से सारों यारों के लिए जीएस वर्ल्ड के। तो इसको बाइंड अप करते हैं इस टेस्ट सीरीज को, और शुरू करते हैं पीसीएस मंत्रा की। ठीक है, पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। मिलेंगे टेस्ट नंबर 1 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।